गुड मॉर्निंग। होप कि आप सब मज़े में होंगे। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इससे पहले वाले टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे। हमने एडप्टेशन देखा, पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ा, पॉपुलेशन में डेंसिटी के बारे में, नेटालिटी, मोर्टालिटी, ग्राफ के बारे में पढ़ा। पिछला जो लेक्चर था पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर था। कई बार क्या होता है, मनचाही चीज़ पढ़ने में अनचाही चीज़ भी साथ में आ जाती है। हर वक्त ऐसा नहीं है जो पसंद है वही मिलता है, नापसंद चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर पिछले लेक्चर का वो पॉपुलेशन वाला टॉपिक वापस से एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। जैसे कि आर्ट्स में अब तो बैचलर हो रहा है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई ड्रामा में बैचलर कर रहा है, कोई डांस में बैचलर कर रहा है, कोई क्लासिकल म्यूज़िक में बैचलर कर रहा है, कोई तबला में बैचलर कर रहा है। तो ये कोर्सेज़ गुजरात यूनिवर्सिटी में अब अवेलेबल है। तो कई बार लगता है कि हाँ भाई, मैं तो म्यूज़िशियन बनना चाहता हूँ, मैं भला क्यों ऐसे सब्जेक्ट पढूँ, ये फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मेरा क्या नाता। तो ऐसा सोच के स्टूडेंट जब शुरुआत में बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो पहले ही साल में हिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आ जाते। उससे यही चीज़ समझने की है कि भले ही आपको पसंदी चीज़ जो करना चाहते वो कर रहे, पर उसके साथ साथ जो नहीं पसंद है वो भी करना तो पड़ेगा। इंग्लिश और हिस्ट्री भले ना पसंद हो, पढ़ना पड़ेगा। वैसा ही है। तो पॉपुलेशन का जो आगे का टॉपिक था थोड़ा सा बोरिंग था। ये जे ग्राफ था ना, कुछ एस ग्राफ था ना, लॉजिस्टिक ग्रोथ था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। थोड़ा सा बोरिंग दिखता है, स्टेटिस्टिक है ना, इस वजह से। पर इम्पोर्टेंट टॉपिक था। पर ये मज़ेदार टॉपिक है, सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे बेहतरीन, सबसे मस्त, और इसमें बड़ा मज़ा आएगा। इस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन की बात है। हम जानते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। आपको अगर याद हो तो 11 साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर सिस्टमेटिक्स नाम की एक चीज़ थी। ये वर्ड ये शो करता था कि अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में इंटीग्रेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध है एक दूसरे का एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि उनकी हेल्प के बिना हम सर्वाइव कर सकते, वो हमारी हेल्प के बिना सर्वाइव कर सकते। कहीं ना कहीं ये लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और बेसिक स्टैंडर्ड में तो आप ये भी पढ़ के आ चुके हो, बेसिक्स में, लोअर स्टैंडर्ड में, फूड वेब, फूड चेन। ये क्या दिखाता है? यही तो दिखाता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़े हुए। आपको भले ही नहीं दिख रहा कि हमारा क्या कनेक्शन, पर हमारा कनेक्शन है। छोटी से छोटी चीज़ जो आपको भले लग रहा हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई काम की नहीं है, बेकार सी है, पर वो नेचर के लिए इकोसिस्टम में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना ह्यूमन। मैं कई बार लेक्चर में कह चुका हूँ और कई बार कहता भी हूँ, आपको ये बात बहुत बार कही है और पता भी होगी कि हनी बी के एक्सटेंट होने के बाद 5 सालों के अंदर ह्यूमन स्पीशीज एक्सटेंट हो सकती है। और ये सही है। कैसे? कई बार सोच में पड़ जाते। शुरुआत में मैं भी सोच में पड़ गया, इतना तो दिमाग नहीं दौड़ दौड़ पाया शुरुआत में कि भाई हनी बी और ह्यूमन का क्या कनेक्शन पे, कि हनी बी एक्सटेंट हो जाए, ह्यूमन भी एक्सटेंट हो जाए। ऐसे हनी बी थोड़ी कोई खाना है अपना, कि हनी भी मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे बिना खाने के। पर फिर दिमाग में स्ट्राइक हुई कि पोलिनेशन जो है उसके 70% एजेंट तो इंसेक्ट है, और वो जो 70% इंसेक्ट वाला पार्ट है उनमें भी 70% जो सारे इंसेक्टों में रोल प्ले करते हैं वो तो हनी बी है। इसका मतलब है पोलिनेशन नहीं हो पाएगा तो फिर फ्लावर से फ्रूट, फ्लावर से ग्रेन्स, फ्लावर से बीन्स, फ्लावर से पल्सिस, फ्लावर से ग्रेन्स, वेजिटेबल्स सब फॉर्म होना बंद हो जाएगा। और अगर ये सब नहीं रहेगा तो डेफिनेटली सर्वाइव करवाना इम्पॉसिबल है। ये कुछ इंटरेक्शन के बारे में बात थी कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हम सब कैसे कनेक्टेड हैं। थोड़ा बहुत इसी के बारे में बात है, पर बहुत अच्छी है ये, बहुत मज़ेदार। इसमें टॉपिक भी आएंगे, एग्जाम्पल्स वाला पूरा ये टॉपिक है। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स इसमें हो गए। तो देखो, आपको ये टॉपिक को पढ़ने के लिए जाना है स्लाइड नंबर 49 या फिर पीडीएफ के पेज नंबर 49। इसमें आपको दिखाया कि यहाँ हम समझ रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो ग्रुप है
वो उनके जो ऑर्गेनिज्म्स है आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस की साइन दिखाएंगे, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस दिखाएंगे, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, अगर न्यूट्रल है तो ज़ीरो दिखाएंगे। तो बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं। पहली म्यूचुअलिज्म, ये दोस्ती जैसा है, फ्रेंडशिप, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। एक फ्रेंड जैसे दूसरे को फ़ायदा देता है, दूसरे फ्रेंड से हमें भी फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंडशिप का मतलब ही यही है कि जब आपस में जब भी परेशानी हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तब दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसी रिलेशनशिप, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा इंटरेक्शन, एक ऐसा जुड़ाव जिसमें दोनों के आपस में जुड़ने से दोनों का फ़ायदा है। ये सिनर्जी की बात है। सिनर्जी मतलब कि हम जो कर रहे थे वो प्रोसेस की स्पीड किसी के साथ जुड़ने से और बढ़ जाना। एक तरीके का सिम्बायोसिस, जिसमें दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट निकाल लेते, एक दूसरे को बिना हार्म किए, एक दूसरे के लिए एक्सट्रीमली सपोर्टिव है। तो म्यूचुअलिज्म एक तरीके की फ्रेंडशिप है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जिसको बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड, सोलफुल फ्रेंड, एक ऐसा म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। कंपटीशन, ये कंपटीशन जो वर्ड है वो सुन के ही पता चलता है, पता है सबको कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कंपटीशन में किसी का भला नहीं हो सकता। जो दो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे, वो दोनों ही देखिए, दोनों में माइनस की साइन है, दोनों को लॉस होगा। ये भला कैसे? तो कंपटीशन के वक्त हम समझेंगे कि कैसे दोनों को लॉस होता है। प्रिडेशन, प्रिडेशन में जो प्रिडेशन कर रहा है, जो प्रिडेटर है, उसको तो फूड मिल जाता है, उसका तो फ़ायदा हो जाता है, पर जिसका शिकार हुआ, मतलब जो प्रे था, जिसको खा लिया गया, वो अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता है, मतलब वहाँ माइनस की साइन है। सेम पैरासाइटिज्म भी प्रिडेशन जैसा ही है, पर प्रिडेशन में एक बड़े प्रिडेटर की बात है। पैरासाइटिज्म में पैरासाइट्स छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो लेवल पे। तो उसमें भी यही होता है, जब वो होस्ट के साथ जुड़ते हैं और होस्ट को डैमेज करते हैं और उसमें उसको फ़ायदा मिल जाता है, तो वो पैरासाइटिज्म हुआ। कॉमेंसलिज्म में किसी एक को फ़ायदा मिलता है पर दूसरे को ना नुकसान होता है और ना फ़ायदा होता है, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। और एमेंसलिज्म में मुझे ना फ़ायदा मिल रहा है ना मुझे नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं किसी का बिगाड़ रहा हूँ कुछ। मुझे किसी के साथ जुड़ाव करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, मेरा प्रॉफिट 1% का नहीं है उससे, फिर भी मेरी प्रेजेंस की वजह से उसको कुछ लॉस हो रहा है, वो एमेंसलिज्म में। तो ये थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से बता दिया, डिटेल में अभी उसके बारे में आगे जा रहे वैसे पढ़ेंगे। तो हम तो यहाँ पर देख रहे कि बहुत सारी कैटेगरीज दिखा रखी हैं, उसमें से हमें समझना है एक एक करके सबको। जैसे पहला तो प्रिडेशन है, तो कहते हैं प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म और कॉमेंसलिज्म, इसमें जो भी स्पीशीज है वो एकदम एक दूसरे से नज़दीक कांटेक्ट में रहती है, साथ में रहती है। कैसे, वो भी एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमें प्रिडेशन दिखा है, तो हम भी प्रिडेशन से शुरुआत करते हैं। प्रिडेशन, ये वर्ड सबको पता है, देखो फोटो भी दिखा रखा है, आप फोटो से ही देख सकते हैं कि प्रिडेशन में क्या दिखा है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले फ़ोटो में देखिए, हर्बीवोरस दिखा है। हर्बीवोरस मतलब हर्ब्स खाने वाले, मतलब प्लांट्स पे ज़िंदा रहने वाले, जो वेजिटेरियन हैं, जो प्लांट्स को खा के सर्वाइव करते हैं। और आप नीचे देखिए कार्निवोर्स, एकदम उनकी शक्ल से पता चलता है एकदम खूंखार है, एग्रेसिव बिहेवियर वाले, जो शिकार करते हैं, जो शिकारी है। और हर्बीवोरस शिकार है। तो जो कार्निवोरस है वो शिकारी है, और वो किसका शिकार करेंगे? हर्बीवोरस का। तो वो शिकार हुआ उनका। यहाँ पर कई बार हम शिकार को प्रे उस नाम से भी जानते हैं, और जो शिकार करना जो करने वाला है उसको हम प्रीडेटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अगर ब्रॉड इकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से, मतलब रेफरेंस से देखें, तो आप कार्निवोरस जो है उनको भी प्रीडेटर कह सकते हैं और हर्बीवोरस को भी प्रीडेटर कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल से समझाया। ये बात तो समझ आती है कि कार्निवोरस चलो शिकार करते ही हमने देखा हुआ है, हमने एनिमल प्लेनेट पे देखा है, डिस्कवरी पे देखा है, आप लोग नेशनल जियोग्राफी पे भी देखते हैं।
कार्निवोरस किस तरीके से हर्बीवोरस का शिकार करते हैं। ये प्रिडेशन स्किल, ये प्रिडेशन हमने कई बार टीवी में लाइव होते हुए देखा है, पर हर्बीवोरस किस तरीके से प्रिडेटर हुए, थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल है, वो भी समझते हैं। पर पहले ये देखते हैं कि प्रिडेटर जो है उसका रोल क्या है। कहते हैं कि अगर प्रिडेटर नहीं होते तो शिकार जो है उसकी तादाद, उसका पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता। ओवर एक्सप्लोर जिसको कहते हैं, जैसे ह्यूमन देख लो, ह्यूमन को शिकार करने वाला कौन, ह्यूमन को प्रिडेट करने वाला कौन, ह्यूमन को मार खाने वाला कौन, कोई नहीं। इस रीज़न से ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ती गई और उसका नतीजा आज हमें पता है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से पॉवर्टी, करप्शन, रिसोर्सेज का अनइक्वल डिवीज़न और कौन कौन सी चीज़ें हम अभी नहीं बियर अभी कर रहे। कंपटीशन की वजह से सैलरी लेवल का डाउन जाना, लोगों को उनका टैलेंट और स्किल जो उनकी क्या काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग उनको भुगतान ना मिल पाना, ये बहुत से प्रॉब्लम अभी हम भुगत रहे। और पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हो गया, ओजोन लेवल में डिप्लीशन आया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गई, हैबिटेट लॉस की वजह से पुरानी स्पीशीज़ मर गई। हमने पूरे अर्थ को ख़राब करके रख दिया क्योंकि एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक्सट्रीम लेवल तक चली गई। सोचिए, एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन का ओवर एक्सप्लॉइट होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हमें पता है कि इस इन्फेक्शन के चलते, इस कोरोना के इन्फेक्शन के चलते हुए रिवर में कितना क्लिनजीनेस देखने को मिल रहा है, क्लीन हो गई पॉपुलेशन में धीरे 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 जो एक तरीके की हम स्टेबिलिटी देख पा रहे, ये पॉपुलेशन स्टेडी हो गया। अब ये व्हीकल लेके बाहर नहीं निकल रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के बंद होने की वजह से एयर पोल्यूशन का लेवल देख लो। जहाँ पर 300 एयर पोल्यूशन नंबर आते थे इंडेक्स में, वहाँ आज 70 नीचे, उसके नीचे पहुँच गया है पोल्यूशन इंडेक्स, जो शो कर रहा है कि एक स्पीशीज़ के ओवर डोमिनेटिंग होने की वजह से पूरा अर्थ का जो सस्टेनेबल इकोसिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। नेचर जानती है कि किसी के हाथ में भी कभी भी पूरी सत्ता या पूरा जो बोलते हैं राज वो नहीं देना चाहिए। डोमिनेंसी लंबे वक्त तक अच्छी नहीं, इसलिए उन्होंने शिकारी बनाए। अगर कोई स्पीशीज़ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए शिकारी है। तो बस यही रोल है प्रीडेटर का। प्रीडेटर कभी भी प्रे मतलब शिकार की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं होने देता। इस रीज़न से कभी भी प्रे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ नहीं जाते। पर अगर प्रीडेटर्स एक्सटिंक्ट हो गए, कार्निवोरस एक्सटिंक्ट हो गए, तो हर्बीवोरस की पॉपुलेशन एक्सट्रीम हो जाएगी। हर्बीवोरस इतनी हर्ब्स और प्लांट्स खाने लगेंगे कि ओवर ग्रेजिंग होने लगेगा, और ओवर ग्रेजिंग से सॉइल की फर्टिलिटी डाउन होगी, और एक समय के बाद हो सकता है कुछ प्लांट स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाए, और उसके रहते हुए खाना ना मिलने की वजह से हर्बीवोरस आपस में खाने के लिए लड़ झगड़ के मरने लग जाए। कार्निवोरस तो गए ही गए, पर कार्निवोरस के मरने की वजह से हर्बीवोरस भी मरे। इसका मतलब ये हुआ कि कार्निवोरस हर्बीवोरस का शिकार करके हर्बीवोरस का ही फ़ायदा कर रहे। कार्निवोरस के हर्बीवोरस के शिकार करने पर हर्बीवोरस की पॉपुलेशन बनी रहती है एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड नंबर में, जिस रीज़न से ओवर ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन, ये सब प्रॉब्लम नहीं आ पाती। तो प्रीडेटर का जो ये नेचर है, इसको हमने प्रूडेंट कहा है। ये कंट्रोलर है नेचर का रखा हुआ। इस एंगल से देखें तो नेचर या बायोलॉजी दोनों तरीके से देखने पर यह मालूम पड़ता है कि कार्निवोरस का शिकार बिल्कुल ही सही है। वो जो कर रहे हैं वो उनका नेचुरल बिहेवियर है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए दिया हुआ है। अब हम ये समझते थे कि प्रीडेटर जो है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या था। तो 51 नंबर के पेज के ऊपर मैंने जो आपको बताया वही चीज़ है कि हर एक जगह पर कोई ना कोई स्पीशीज़ है, और वो स्पीशीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके शिकारी होते हैं, जिसको हम नेचुरल प्रीडेटर कहते हैं। नेचर ने जहाँ पर एक स्पीशीज़ बनाई वहाँ उसका कंट्रोलर भी बनाया, जो उसकी पॉपुलेशन को कभी भी एक लेवल से बढ़ने नहीं देगा। और वो ज़रूरी है, कोई ना कोई कंट्रोलर चाहिए। बाकी बिना कंट्रोलर से तो लोग क्या करते हैं हमें पता है। स्कूल में टीचर ना हो तो फिर थोड़े समय के बाद बच्चे क्लास में क्या नहीं करते। और अगर बॉस ना हो, कंपनी में मैनेजर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए तो टिकटॉक के वीडियो बनने लगते हैं, लोग 3 पत्तियाँ खेलने लगते, फेसबुक शुरू हो जाता है, व्हाट्सअप शुरू हो जाता है। आईटी प्रोफेशनल तो कंप्यूटर में पता नहीं गेम शुरू कर देते।
कंट्रोलर ज़रूरी है। यहाँ पर नेचर ने भी स्पीशीज़ के कंट्रोल करने के लिए हर एक जोग्राफिकल एरिया में एक्जोटिक स्पीशीज़, एक्जोटिक मतलब जो स्पेसिफिक जगह पे मिलेगी, वहाँ की एकदम बोले तो स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो वहाँ तक ही लिमिटेड है और कहीं पाई नहीं जाती, ऐसी एक्जोटिक जो देखने में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने अपने एरिया में तो कभी नहीं देख रखी, वो तो वहीं देखने को मिलती है। ऐसी स्पीशीज़ उनके नेचुरल प्रेडेटर्स है। देखो आपको एग्जांपल में दिखा है कैक्टस, ये कैक्टस सबने देख रखा है, इसको प्रिकली पियर कैक्टस कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में 1920 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किसी रीज़न से ये इंट्रोड्यूस हुआ कैक्टस, जिसको हम ओपुनशिया भी कहते हैं। और हुआ ऐसा कि ये वहाँ की स्पीशीज़ ना होने की वजह से वहाँ इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कोई कंट्रोलर था नहीं। और अब हुआ प्रॉब्लम, कहते हैं कि हज़ारों हेक्टर ज़मीनों में ये कैक्टस फैल गया। और फिर गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कैक्टस कैसे हटाए। एक तो कैक्टस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, इस स्पीड से फटाफट से बढ़ता है, इसको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है। और ये तो ऐसी स्पीशीज़ है जो हार्श एनवायरनमेंट, हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर ले। और फिर ढूंढा गया कि कहीं पर कैक्टस जहाँ पाए जाते हैं नेचुरली, वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने ज़रूर कुछ ना कुछ बनाया होगा। और पता चला कि मोथ, कैक्टस फीडिंग करने वाले मोथ, ये नेचुरली पाए जाते हैं जहाँ पर कैक्टस होते हैं। और फिर उन्होंने मोथ छोड़े ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये मोथ आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा दिखता है। और ये भी कैटरपिलर में से ही बनता है। मोथ कैटरपिलर में से कोकून, और कोकून के बाद जैसे बटरफ्लाई कैसे बनता है वैसे ही मोथ बनते हैं। तो ये मोथ कैक्टस को फीड करते थे, कैक्टस ईटिंग मोथ। और फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कंट्री में कैक्टस का जो पॉपुलेशन था वो डाउन हो गया और इस तरीके से कंट्रोल मिला। तो प्रिडेशन क्यों इम्पोर्टेंट है उसका पहला हमें पता ये चला कि प्रिडेशन की ही वजह से अल्टीमेटली कोई एक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर पाएगी, बैलेंस बना रहेगा। दूसरा देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये क्या बता रहे हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडेटर्स टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। इसका मतलब ये भी है कि भाई प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करता ही करता है। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। इनका कहना है कि प्रेडेटर कंट्रोल तो कर रहा है, पर ये टॉपिक में इनका कहने का मतलब है ये जो भी कंट्रोल है वो बायोलॉजिकली हुआ। हमने कुछ कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया, जो किया वो नेचुरली हुआ, जो हुआ वो बायोलॉजिकली हुआ। हमने कोई केमिकल स्प्रिंकल नहीं किए, जो कुछ हुआ वो बायोलॉजिकल हुआ। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मोथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी ने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कैक्टस का शिकार किया, तो सब कुछ बायोलॉजिकली हो रहा है और इससे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बनी रहती है। अब ये कैसे, कई बार तो ये देख के लगता है, कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे प्रिडेशन को देख के ये लगता है कि जैसे आप शिकार करोगे किसी स्पीशीज़ का, कार्निवोरस है, वो खाते रहेंगे, शिकार करते रहेंगे, प्रिडेट करते रहेंगे, तो फिर प्रिडेटर्स जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कम करेंगे। और कुछ हर्बीवोरस जिनकी पॉपुलेशन, जिनके नंबर्स वैसे ही कम है, अगर वो शिकार हो गए तो फिर वो स्पीशीज़ ख़त्म भी हो सकती है। एक्चुअल में प्रिडेशन की वजह से तो पॉपुलेशन कम हो सकती है और फिर स्पीशीज़ एक्सटेंट भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये हमें लगता है, पर एक्चुअल में ऐसा है कि प्रिडेशन की वजह से ही डाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। अब ये कैसे, ये समझने के लिए एक मस्त एग्जांपल है स्टार फिश पिसास्टर। आपको देखो पिसास्टर फिश दिखा, ये एक स्टार फिश है जिसका फ़ोटो आपको दिख रहा है 52 नंबर के पेज के ऊपर। कहते हैं ये पिसास्टर प्रेडेटर है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल जो एरिया है वहाँ पर जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ हैं उनका ये प्रेडेटर है। इन शॉर्ट हमें ये मानना है कि ये भी अमेरिकन पैसिफिक कोस्टल एरिया में स्टारफिश, पिसास्टर स्टारफिश का नाम भी है पिसास्टर स्टारफिश, ये प्रेडेटर है। एक एक्सपेरिमेंट में सारी स्टारफिश हटा दी गई, एक लिमिटेड इंटरटाइडल एरिया में से ये सारी स्टारफिश को अंदर से निकाल दिया गया। ये स्टारफिश क्या करती थी, ये स्टारफिश इनवर्टिब्रेट्स को खाती थी, ये शिकार करती थी। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है आप जानते हैं, स्पॉन्जिस, नाइडेरियंस, टीनोफोरा, उसके बाद फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, उसके बाद हम देखें तो एनालीड्स
आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेटा, ये सारी जो हमने बोले जो फाइलम वो इनवर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। तो ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये उनका शिकार करते थे। स्टारफिश जो पिसास्टर नाम की थी वो उनसे छोटे छोटे जो भी इनवर्टिब्रेट्स थे उनको खा जाती थी, उनको शिकार करती थी। पर ये स्टारफिश के हटाने से हुआ ये कि वो शिकार बंद हो गया। अब शिकार बंद होने की वजह से कोई खाने वाला नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ती गई इनवर्टिब्रेट्स की, क्योंकि कोई इसको खा नहीं रहा, कोई उसका शिकार नहीं कर रहा। और ये इतने बढ़ गए कि आपस में यहीं लड़ झगड़ के मर गए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई उस एरिया में कि उनको सर्वाइव करने के लिए जितना फूड ज़रूरी था उतना उस एरिया में था ही नहीं। तो फिर आपस में लड़ झगड़ के 10 जितनी इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई एक साल में, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ। मतलब स्पीशीज़ के बीच में खाने के लिए कॉम्पिटिशन, झगड़ा हो गया। ऐसा तब हुआ जब उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई जितना खाना अवेलेबल नहीं था। पर अगर स्टारफिश होती वहाँ तो वो ये इनवर्टिब्रेट्स को खाती रहती, तो इनकी पॉपुलेशन कभी उस लेवल तक बढ़ती ही नहीं कि जितना खाना अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से कह सकते हैं कि शिकारी शिकार कर कर, जो प्रेडेटर्स है वो प्रेडेट कर कर पॉपुलेशन को तो कंट्रोल रखता ही रखता है, पर उस पॉपुलेशन के कंट्रोल से अल्टीमेटली डाइवर्सिटी भी कंट्रोल होती है। इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि प्रेडेशन नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेडेटर्स चले गए तो इसका मतलब है कुछ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी और वो आपस में वो फूड के लिए झगड़ा कर कर आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएगी। और भी दिखते हैं प्रेडेशन में कुछ डिफेंसेस ऑफ प्रे स्पीशीज टू लेसन इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। अब ये हुई बात, देखो अभी नेचर ने प्रेडेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस दे दी। अब सारी स्ट्रेंथ अगर मान लो हम कार्निवोरस को दे देते हैं तो बेचारे हर्बीवोरस का क्या फॉल्ट, बचने के लिए कुछ स्किल उनको भी मिलनी चाहिए। तो नेचर ने दोनों तरफ स्किल दे रखी है। कार्निवोरस को स्किल दे रखी है कि वो प्रेडेट कर सके, और हर्बीवोरस को स्किल दे रखी है कि वो अपनी प्रेडेशन से बच सके, अपने को प्रेडेट होने से रोक सके। तो अब देखते हैं कि शिकारी के शिकार से बचने के लिए शिकार ने क्या क्या तरीके आजमाए। इवोल्यूशन में ऐसा तो क्या क्या किया जिससे शिकारी उसका शिकार ना कर पाए। शिकार से बचना है, आपने कई बार हिरन को देखा है एक्सट्रीम स्पीड से भागता है, उस स्पीड से भागता है कि कई बार शेर उस तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए आपने अब देखना ध्यान से, टाइगर है, लायन है या लेपर्ड है, ये सब मोस्टली छुप छुप के बैठते हैं। इनको पता ही है कि वो एक छोटे से डिस्टेंस से कूदेंगे और दौड़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे। लंबे डिस्टेंस से दौड़ पाना बहुत मुश्किल है, हाथ में नहीं आएगा हिरन। तो एक दौड़ने की एक गजब की स्किल उनको दे रखी है। वो एक उनके पास एक स्किल है, उनके पास एक टैलेंट है जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी दिखा रखी है स्पीशीज़ की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, सम इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज सबको पता है, आप पहले ही फोटो में देखिए कैमोफ्लेज फ्रॉग। ये फ्रॉग का कलर आसपास के सूखे पत्तों के कलर से मिक्स हो गया है। कई बार तो कुछ कैमोफ्लेज की इमेज ऐसी होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। अब ये लॉकडाउन में धीरे धीरे लोग ऐसे फ़ोटो भी घुमा रहे हैं मार्केट में, इंस्टा पे, फेसबुक में, व्हाट्सअप पे, कि इसमें से छुपा हुआ फ्रॉग ढूंढ के दिखाओ, इसमें से छुपा हुआ कॉकरोच ढूंढ के दिखाओ, इसमें से छुपा हुआ इंसेक्ट ढूंढ के दिखाओ। कैमोफ्लेज का मतलब है आपके सराउंड में जैसा कलर है वैसा कलर अपना बना लेना। इस रीज़न से कोई आपको दूर से देख ही ना पाए। आप जब किसी के विजन में ही नहीं आओगे तो आपका शिकारी कैसे होगा। और कुछ तो पॉइजनस है, एक्सट्रीमली पॉइजनस। आप नेट पे सर्च करना पॉइजनस फ्रॉग, एक्सट्रीमली ब्राइट कलर के होते वो, एक्सट्रीमली रेड, एक्सट्रीमली ग्रीन, एक्सट्रीमली ब्लू, एकदम ब्राइट ब्लू, ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन। कहते कि इनको टच भी नहीं करते। पुराने समय में ट्राइब्स अपने जो एरोस होते थे उनको इस फ्रॉग के अंदर डाल के, गर्म करके डाल के फिर उससे शिकार करते थे। कहते कि वो एरो का थोड़ा सा भी पोर्शन अगर किसी एनिमल को लग जाता है तो वो जहर उनकी बॉडी में फैलने की वजह से वो एनिमल मर जाता है। एक्सट्रीमली पॉइजनस होते हैं ये फ्रॉग। तो ऐसे फ्रॉग को टच भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इन फ्रॉग को टच करने से अगर इनके कांटेक्ट में, अगर ब्लड के कांटेक्ट में कुछ भी आता है तो फिर डेथ पक्की है।
मोनार्च बटरफ्लाई का ही देख लो। अब ये बटरफ्लाई सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, मोनार्च बटरफ्लाई आपको दिख रहा है। तो मोनार्च बटरफ्लाई का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये आपने फ़ोटो सबने देख रखी होगी, ये बटरफ्लाई बहुत कॉमन बटरफ्लाई है। ये कितना ब्यूटीफुल दिखता है, पर किसी ने सोच नहीं रखा होगा ये पॉइजनस है। जब ये कैटरपिलर के स्टेज में होता है तब ये कुछ ऐसे प्लांट्स को खाता है जो पॉइजनस होते हैं। इस रीज़न से पॉइजनस वीड को खाने से खुद भी पॉइजनस बन जाता है, और फिर अल्टीमेटली इनको शिकार अगर खाता है या इनका शिकार कोई करता है तो खुद भी मर जाता है उस जहर की वजह से। फिर तो हमें पता है कि हम सीख जाते हैं धीरे धीरे कि भाई ऐसी चीज़ों को खाने से मौत होती है, तो फिर शिकारी अपने बच्चों को भी समझाता है कि भाई ये स्पीशीज़ खाने लायक स्पीशीज़ नहीं, इसको खाना मत, हमारे पूर्वजों ने खाया था मर गए थे, हमने एक बार प्रयास किया था हम भी मरते मरते बचे, इसलिए मोनार्च बटरफ्लाई को कोई नहीं खाता फिर। और लीफ इंसेक्ट आपको बाजू में दिख रहा है, जो कैमोफ्लेज का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे लीफ है, पर एक्चुअल में वो इंसेक्ट है। तो ये कैमोफ्लेज और पॉइजनस बनने से भी अपने आप को रोक सकते, शिकार होता हुआ, और कैमोफ्लेज से भी रोक सकते। अब देखते हैं प्रिडेशन, डिफेंस, और आगे का डिफेंस देखते हैं। तो थॉर्न्स मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स डिफेंस ऑफ प्लांट एकेसिया कैक्टस है। एकेसिया आपको पता है, एकेसिया और कैक्टस, तो आपको थॉर्न्स दिख रहे हैं, केलोट्रोपिस दिख रहा है और ऊपर थॉर्न्स का फोटो है। थॉर्न्स में आपको देखिए कांटे कांटे दिख रहे हैं। अब कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो प्लांट ने अपने आप को कांटों में कन्वर्ट कर लिया, उनके आसपास कांटे उग चुके। अब कांटों की वजह से एनिमल उसको खाने नहीं आएगा। हमने पहले ही बोला था कि हर्बीवोरस को भी प्रीडेटर्स की साइन से दिखाया गया है। तो कैक्टस ने अपने आसपास कांटे बना लिए। अब कांटों से फ़ायदा ये होगा कि कोई दूसरे एनिमल उसको खाने के लिए आएंगे नहीं। कांटों के लगने की वजह से जनरली हर्बीवोरस उनको खाने के लिए नहीं आएंगे। अब हमने पहले भी बोला था कि जो हर्बीवोरस हैं उनको भी हमने प्रीडेटर कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिकार ही कर रहे। हर्बीवोरस किसका शिकार कर रहे? प्लांट्स का। तो हर्बीवोरस प्लांट्स खा रहे, तो बायोलॉजी के एंगल से तो उनको भी प्रीडेटर ही बोला है कि हर्बीवोरस एक तरीके की प्रीडेटर ही है, क्योंकि वो प्लांट्स को खाए जा रहे, वो प्लांट्स को खा रहे। प्लांट्स भी लिविंग चीज़ ही है, लिविंग को खाना अगेंस्ट प्रिडेशन ही हुआ एक तरीके का। भले वो भाग नहीं सकते, जैसे हिरन भागता है अपने आप का बचाव करने के लिए, हाँ वो बात अलग है कि हर्बीवोरस से खुद को बचाने के लिए एकेसिया और कैक्टस ने कांटे बना लिए, थोन्स बना लिए। और दूसरा एग्जांपल केलोट्रोपिस का देखें। केलोट्रोपिस के फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, ये फ्लावर्स हनुमान जी की माला में होता है, आपने कई बार देखे होंगे। और काफ़ी आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स गांव में अगर आप जाते हैं तो आपके चाचा कोई भी रहता है वो आपको ज़रूर बताते होंगे कि इस प्लांट से दूर रहे, या इस प्लांट्स का जो भी लिक्विड है वो आपके आँखों में नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि गोट और शिप लगभग हर एक प्लांट को खा जाते हैं। इवन वो नीम के कड़वे पत्ते भी खा जाते हैं, वो एकेसिया के पत्ते भी खा जाते हैं, पर केलोट्रोपिस नहीं खाते। वो सब कुछ खाते हैं, केलोट्रोपिस को जनरली नहीं खाते। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको छोड़ देते हैं। अब केलोट्रोपिस में क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं कि केलोट्रोपिस में एक ऐसा जहर पाया जाता है कि अगर ये खाते हैं तो हर्बीवोरस सीक हो सकते हैं, उनका डाइजेशन रुक सकता है, उनका फीडिंग रुक सकता है, कई बार रिप्रोडक्शन रुक सकता है, और अगर एक्सट्रीम लेवल पे देखें तो उनकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनका जो पॉइज़न है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब पॉइजन्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड को कार्डियोटॉक्सिक कहेंगे, मतलब सीधा हार्ट को अफेक्ट करेगा, हार्ट की प्रोसेस बंद, मतलब एनिमल या ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, या फिर उसकी बॉडी में सीवियर डैमेज होगा। न्यूरोटॉक्सिक सीधा अफेक्ट करता है न्यूरल सिस्टम को, उससे भी डेथ हो सकती है। और हीमोटॉक्सिक ब्लड को अफेक्ट करता है। ये जहर की मेन 3 कैटेगरी है, कार्डियोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। ये कार्डियोटॉक्सिक वाला हमें दिखा है केलोट्रोपिस में जो जहर है वो। इसके अलावा देखिए निकोटीन हमें टोबैको से मिलता है, टोबैको प्लांट से। कैफीन कॉफ़ी से मिलता है। क्विनाइन जो मलेरिया की दवा है, हाल हमें पता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनाइन ये जो ड्रग है वो बहुत फेमस हो चुकी है, क्योंकि ये मलेरियल ड्रग है और इस ड्रग की सबसे अच्छी इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है कोरोना इन्फेक्शन में। तो क्विनाइन प्लांट से ही मिलता है। और स्ट्राइकनाइन, ओपियम, ओपियम पता है हम जनरली ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं, बैन है ये चीज़। अब निकोटीन तो लोग खाते ही है, कैफीन भी हम कॉफ़ी में से पी लेते हैं, और ओपियम है वो तो जो नशे करने वाले लोग हैं वो लेते ही है। एक्चुअल में ये चीज़ें
इसीलिए प्लांट ने बनाई थी ये जो केमिकल्स है वो, कि इनके खाने से कुछ अजीब तरीके का बॉडी के अंदर माहौल बन जाता है। एक बोलते दिमाग एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट में चला जाता है, जिस वजह से वो एनिमल इस चीज़ को दोबारा ना खाए, इसको छुए नहीं। टोबैको को प्लांट को खाने से डरते हैं एनिमल्स, चक्कर आने लगते हैं कुछ समय में वो प्लांट को खाने के बाद। पर ऐसे प्लांट जो एनिमल नहीं खाते उसको इंसान बड़े चाव से खाता है, सोचने वाली बात है। जबकि प्लांट ने बनाया इसलिए था कि एनिमल उससे दूर रहे, और जो एनिमल नहीं खाते वो भी हम खा रहे हैं। हालांकि कुछ हमें उससे इम्पोर्टेंट ड्रग्स भी मिल गई, जैसे आप देखिए कि क्विनाइन है वो एक अच्छी ड्रग है जो हमने उससे निकाल ली है, वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो हमें मिल गई उससे।